नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर का मेरे YouTube चैनल EMK क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और आप यूपी बोर्ड अथवा CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं तो आपके लिए NCERT बुक बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि NCERT पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जहां से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। खास करके यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हैं तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर NCERT सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक साइंस सब्जेक्ट को लेकर सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप लोग अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो आपको कहीं और से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो कहीं और आपको जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर 3 और उसका चैप्टर का नाम है ऊष्मा, जो कि क्लास 7 NCERT बुक साइंस सब्जेक्ट का है। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेसन कवर किया हुआ है। पहले 2 लेसन का नाम है पादपों में पोषण और दूसरे चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? जंतुओं में पोषण। अब हमारा तीसरा चैप्टर आया हुआ है ऊष्मा। जैसा कि हम लोग इसके पहले क्लास 6 में भी ऊष्मा के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ पर और उसका थोड़ा सा विस्तार रूप दिया गया है। बहुत ही खास डिफरेंस नहीं है क्लास 6 और 7 के इस ऊष्मा वाले चैप्टर का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप लोग समझिएगा ध्यान से, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल EMK क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल से जुड़ेंगे, इस सीरीज़ को देखेंगे, अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो मोटिवेशन के साथ हम भी आपके साथ लगे हुए रहेंगे और आप भी मेरे साथ लगे हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से कोलैबोरेशन के साथ एक दूसरे का हेल्प होता रहेगा। तो आइए अब हम लोग अपने इस तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि NCERT क्लास 7 का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा शब्द जो होता है वो ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। ऊष्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्मी। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर कुछ समझाने का प्रयास किया गया है कि गर्मी के मौसम में हम लोग हल्के वस्त्र पहनते हैं, लाइट कलर के वस्त्र पहनते हैं। इसके विपरीत ठंड के मौसम में हम लोग गर्म वस्त्र पहनते हैं, डार्क कलर के वस्त्र पहनते हैं। इसके लिए लॉजिक क्या है? तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट लॉजिक ये होती है कि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, जैसे लाइट कलर के अंतर्गत हमारा सफ़ेद कलर हो गया, आसमानी कलर हो गया और लाइट ग्रीन कलर हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया, तो ये सारे कलर ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और चूँकि जो हमारा वाइट कलर होता है वो पूरी तरीके से सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। अर्थात इसकी एक परिभाषा ये होती है कि ऐसा कलर जो सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को पुनः वापस रिफ्लेक्ट कर दे, वो सफ़ेद कलर होता है। इसके विपरीत वह कलर जो सूर्य से आने वाली सभी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उसे ब्लैक कलर कहा जाता है। तो गर्मी के मौसम में हमें ऊष्मा को अवशोषित करने की आवश्यकता तो होती नहीं है। तो जब हम लोग लाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, लाइट कलर के वस्त्र पहनते हैं, तो उससे में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली लगभग जितने भी किरणें हैं उन सभी किरणों को उसी दिशा में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जो लाइट कलर के वस्त्र होते हैं। इसके विपरीत ठंड के मौसम में जब हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है और हमें गर्मी प्रदान करता है। इसलिए हम लोग शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, डार्क कलर के वस्त्र पहनते हैं, और गर्मी के मौसम में हम लोग
लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के वस्त्र पहनते हैं। तो कोई चीज़ हमें ठंडा या गर्म कब महसूस होता है, तो इसका भी एक बहुत ही शॉर्ट हम लोग फॉर्म समझ सकते हैं कि कोई चीज़ हमें गर्म या ठंडा किस प्रकार महसूस होती है। क्योंकि हमारे शरीर का भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब कोई वस्तु हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हो, अर्थात किसी वस्तु का टेम्परेचर जब हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो हमें महसूस होता है कि वह वस्तु गर्म है। अर्थात हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में अगर हम मापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 42 हो सकता है, 50 हो सकता है, या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितना भी टेम्परेचर होता है, अगर हम उतने टेम्परेचर के किसी भी वस्तु को टच करते हैं तो हमें गर्म महसूस होगी। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, यानी उसका टेम्परेचर 30 है, 25 है, 12 है, 8 है, 1 है या -1 है, -10 है, तो इस प्रकार से हमको उस वस्तु को टच करने पर ठंडक महसूस होगी। अर्थात जब किसी वस्तु का टेम्परेचर 12 है, 10 है, -10 है, तो जब हम लोग ऐसी किसी वस्तु को टच करेंगे तो वो वस्तु हमें ठंडी लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा शरीर व्यवहार करता है। यदि हम -10 डिग्री टेम्परेचर के किसी वस्तु को छुएंगे तो वो वस्तु हमें कैसी प्रतीत होगी, हमें वस्तु प्रतीत होगी, ठंड महसूस होगी। तो गर्म या ठंडा किस पर डिपेंड करता है, गर्म या ठंडा किस पर डिपेंड करता है, तो गर्म या ठंडा हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 37 डिग्री सेल्सियस इसका बॉर्डर पॉइंट हुआ। इससे अधिक किसी वस्तु का टेम्परेचर है तो वो हमें गर्म महसूस होगा, और इससे कम किसी वस्तु का टेम्परेचर है तो वो हमें ठंडक महसूस होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देते हैं, जैसे आइसक्रीम है। जब आइसक्रीम को हम लोग टच करते हैं या फिर हम लोग बर्फ़ को टच करते हैं तो वो हमें कैसी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। जब हम लोग चाय कप में छान कर रखते हैं, जब हम उस चाय के कप को टच करते हैं तो हमें कैसी महसूस होती है, वो चाय का कप हमें गर्म महसूस होती है। ठीक है। फलों का जो रस होता है वो कैसा हमें महसूस होता है, तो फलों का रस एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, तो बिल्कुल नॉर्मल में समझ में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये एक पॉइंट है कि बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है, तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर ये क्रियाकलाप ये रखी हुई थी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, तो वही क्रियाकलाप है हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से कम या नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा की बात यहाँ पर हुई है। और आगे देखते हैं, जब हम लोग किसी वस्तु को टच करके, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रोसेस से, यानी कि जिस माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को टच करके उसके गर्माहट और ठंडेपन को महसूस करते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वर्क करता है। तो सही मायने में देखा जाए तो हमारे शरीर में कुछ इंद्रियां होती हैं जो हमारे सेंसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब हम किसी वस्तु को टच करके उसके गर्मपन को या ठंडेपन को महसूस करते हैं, तो जिसके माध्यम से हमें महसूस होती है ये गर्माहट और ठंडापन, उस
इंद्रिय को स्पर्श इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि यदि हमें किसी वस्तु के फिक्स टेम्परेचर को नापने की कोशिश करनी है, यानी कि किसी वस्तु का एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर है, ठंडा है तो कितना टेम्परेचर है, गर्म है तो कितना टेम्परेचर है, यदि एग्जैक्ट हमें किसी डिजिट में उसका मान ज्ञात करना है तो हमें ताप को मापने के लिए किसी न किसी तापमापी का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा, और उसी तापमापी का इस्तेमाल हम लोग करके एक एग्जैक्ट डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही ताप मापन के विषय में कुछ आपके सामने चित्र दिया गया है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं कि क्या आपने कोई तापमापी देखा है। आपने ज़रूर कोई न कोई तापमापी अवश्य देखा होगा। आपके घर में आपको या फिर आपके घर के किसी सदस्य को कभी न कभी बुखार अवश्य हुआ होगा और आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने आपके शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि चित्र में आपके सामने दिखाई दे रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, इसके सबसे ऊपरी पार्ट में एक टिप लगी होती है जो कि स्टील की बनी होती है, और पीछे का जो हिस्सा होता है वो कांच का बना हुआ होता है। उसमें कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं। यदि वो सेल्सियस पैमाना है तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसकी जो रेंज है वो उसमें दिया गया रहता है, और यदि फ़ारेनहाइट पैमाना है तो 95 से लेकर के 108 तक उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दिया गया रहता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसी डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें टेम्परेचर बताने के लिए पारा का इस्तेमाल हुआ रहता है। इसके अंदर पारा भरा हुआ रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इसमें टेम्परेचर के माध्यम से बढ़ती है, तो जो हमारे बॉडी का एक एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे आकर के वो पारा मीटर में रुक जाता है और वो टेम्परेचर बता देता है। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर बताने वाली मशीन हम लोग बोल सकते हैं देसी भाषा में, और डॉक्टरी थर्मामीटर इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा हुआ होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की या धारी आपको दिखाई ना दे तो आप थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाकर, जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे, आप घुमा करके उसको देखेंगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देता है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। तो पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट है स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गलत बता दिया था। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट डेटा दिया गया है, 94 से 108 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ही माप सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर यदि हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कुछ सावधानियां भी हमें बरतने की आवश्यकता होती है। वो सावधानियां क्या हैं, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए, और धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। अगला पॉइंट दिया गया, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अगला पॉइंट,
थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। अगला पॉइंट है, थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह थर्मामीटर अर्थात डॉक्टरी थर्मामीटर टूट सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग के लिए सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके बारे में ही दिया गया है कि उपयोग करने से पहले अर्थात डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को बहुत ही अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए और धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब इसे धोने के बाद अपने हाथ से पकड़ करके झटके दीजिए। झटके देने से क्या होता है कि जो पारा का लेवल होता है वो उसके बल्ब की ओर नीचे की ओर आ जाता है। अब जब वो बल्ब में नीचे की ओर आ जाता है तो उसको हम लोग अपनी जीभ के नीचे रख लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर करके उसका पाठ्यांक हम लोग नोट करके पाठ्यांक की जानकारी कर लेते हैं, टेम्परेचर की जानकारी कर लेते हैं कि कितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में माप कर वो बता देता है। तो आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया, आप लोग ये क्रियाकलाप करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्योंकि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान दीजिएगा कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। तो जब आप लोग टेम्परेचर को लिखेंगे, पाठ्यांक को लिखेंगे, तो उसके मापनी का नाम साथ में ही लिखेंगे। यदि आप डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस अवश्य लिखिएगा। यदि आप फ़ारेनहाइट में माप रहे हैं तो फ़ारेनहाइट को जरूर लिखिएगा। ठीक। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों यानी कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। आप लोग अपने प्रेक्षणों को सारणी में अंकित कीजिए। ठीक है, क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है? क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेम्परेचर हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, या कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत एक टेम्परेचर निकाल के आपको बताया गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और एक बात, बूझों के दिमाग में एक नटखट विचार आ रहा है कि वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का टेम्परेचर माप सकता है। तो पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। एक वैधानिक चेतावनी यहाँ पर बताई गई है डॉक्टरी थर्मामीटर के इस्तेमाल के लिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत करिए। थर्मामीटर को धूप में तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने पर डॉक्टरी थर्मामीटर टूट सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया है। और आगे हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी जो है अधिक टेम्परेचर मापने के लिए होता है। तो इसकी जानकारी हम लोग करते हैं, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम अन्य वस्तुओं के तापमान प्रयोगशाला तापमापी के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाया जाता है। तो क्या है प्रयोगशाला तापमापी? तो ये आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो होता है प्रायः -10 डिग्री टेम्परेचर यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी कार्य उसी
ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान भी ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि चित्र में क्रियाकलाप करके आपको दिखाया जा रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना। तो किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल को गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। यह इस समय जल का ताप कितना है। तो कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप को तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर भी चर्चा कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक, और आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। तो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। पहला पॉइंट यह दिया गया है कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। अगला पॉइंट यह दिया गया है कि तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है, अर्थात बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ पर बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर के जो टेम्परेचर परास होता है वो कम होता है और प्रयोगशाला तापमापी का जो टेम्परेचर परास होता है अधिकतम और न्यूनतम का जो बीच का हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल केवल शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट स्केल दिया गया है जो कि डिजिटल थर्मामीटर है। तो तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ होता है, यानी विषैला पदार्थ होता है, और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो आजकल ज़्यादातर डॉक्टरों के पास आपको डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा पॉइंट ये दिया गया ऊष्मा का स्थानांतरण। हम लोग पहले इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है। स्थानांतरण का अर्थ होता है यदि हम लोग किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका मूवमेंट होना, चाहे वो वाहन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है या मनुष्य स्वयं हो सकता है, तो मूवमेंट ही स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट हो जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। उसी प्रकार से ऊष्मा का भी स्थानांतरण होता है। क्योंकि आपको बहुत ही क्लियर अर्थ में बताना चाहेंगे, आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, और उन तीनों प्रकारों के बारे में इस चैप्टर में आपके सामने चर्चा की जाएगी। एक प्रकार होता है जिसमें ऊष्मा का जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है चालन विधि। दूसरी विधि का नाम है
संवहन विधि। तीसरी विधि का नाम होता है विकिरण विधि। और ऊष्मा के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सामने आती है कि ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ये आप लोग अपने दिमाग में अवश्य रखिएगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। या कोई एक लोहे का आप रॉड ले लीजिए और उसके किसी एक सिरे को जब आप गर्म करते हैं तो उसके दूसरे सिरे की ओर उसकी गर्माहट स्थानांतरित होती है। अर्थात ऊष्मा सदैव उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। इस बात को आप लोग अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालन विधि का प्रयोग जानने की कोशिश करते हैं। ये चालन विधि का एक प्रयोग आपके सामने चित्र बना हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसी के अनुसार ये एक पॉइंट दिया गया यहाँ पर कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। यहाँ पर एक लोहे का रॉड है और यहाँ पर लोहे के रॉड को किसी एक इस सिरे में मोमबत्ती के माध्यम से उस रॉड को गर्म किया जा रहा है। अब क्या होगा, जब इस सिरे को मोमबत्ती के माध्यम से गर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे इस सिरे का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जब इस सिरे का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके दूसरे सिरे का जो टेम्परेचर है यहाँ के टेम्परेचर की अपेक्षा काफ़ी कम है, तो इसमें क्या होगा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है ये उच्च ताप वाले स्थान से निम्न ताप वाले स्थान की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को ही चालन कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर बताया गया क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, तो आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो यहाँ पर दो टर्म और आपके सामने आता है। एक टर्म ये होता है कि चालक और एक टर्म ये होता है कुचालक। अर्थात जब टेम्परेचर उच्च टेम्परेचर हम लोग इसको बोल सकते हैं, जब टेम्परेचर जो होता है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर या उच्च टेम्परेचर वाले स्थान से निम्न टेम्परेचर वाले स्थान की ओर पहुंचता रहता है, तो वो क्या होता है, चालक कहलाता है। यानी कि आसानी से उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर ऊष्मा जब स्थानांतरित होती है आसानी से, तो वो चालक होता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, अर्थात ये लोहे का रॉड होता है, अर्थात ये लोहे का रॉड है और इस लोहे के रॉड से हो करके ऊष्मा बड़ी आसानी से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित हो जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लोहे का रॉड है, एल्यूमिनियम है, जो हमारा कॉपर है, ये सभी क्या हैं, ये सभी चालक होते हैं, क्योंकि इनसे जो है ऊष्मा आसानी से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित हो जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। इसके उदाहरण के अंतर्गत हम लोग ये देख सकते हैं कि जो लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, जब हम लोग इसके किसी एक सिरे को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर उसके एक उच्च टेम्परेचर वाले स्थान से निम्न टेम्परेचर वाले स्थान की ओर नहीं जाता है, तो अपने से हो करके टेम्परेचर को प्रोवाइड होने नहीं देता है। इसी प्रकार लकड़ी भी होता है। तो ये सभी क्या है, कुचालक होते हैं, है ना। तो जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। दो पॉइंट और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मिला कि जल तथा ऊष्मा क्या होते हैं, जल तथा वायु जो होते हैं
वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक फ्लास्क दिया गया है, नीचे से आग लगाई गई है उस फ्लास्क में, ठीक है। जब ये पानी का जो टेम्परेचर है, जब धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो यह पानी जो है उबलने लगता है। जब इस जगह का पानी उबलने लगता है तो यहाँ का टेम्परेचर पूरी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये उबाल मारता है तो ऐसे ऐसे दूसरी ओर जल जो है स्थानांतरित होती रहती है, और जो अगल बगल का एरिया का जो जल होता है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। जब ये इस प्रकार से यहाँ आती है, बाहर की ओर हटती जाती है, तो यहाँ जो निम्न कम टेम्परेचर वाला जल है वो यहाँ पर इसके पुराने वाले स्थान पे फिर से आ जाता है, जहाँ से पहले वाला टेम्परेचर का जो जल है वो हट रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो संवहन कहलाती है। अर्थात संवहन को हम बहुत ही आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि संवहन में जब कोई पदार्थ है या कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो वो अपना स्थान छोड़ देता है और उसके स्थान पर जो है कम टेम्परेचर वाला मटेरियल जो होता है वो आ जाता है। तो यही क्रम बना रहता है, तो इसी को संवहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संवहन बोला जाता है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग और समझ सकते हैं कि वायु जैसे जैसे गर्म होती है तो अपने स्थान से ऊपर की ओर उठती जाती है, और ऐसा तो है नहीं कि जब वो वायु ऊपर की ओर उठ गई तो नीचे वायु ही नहीं रहेगी। तो जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उसके स्थान पर जो ठंडी वायु होती है नीचे की ओर पुनः आ जाती है, और फिर वो गर्म होकर के फिर वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो यही क्रम बना रहता है, यही विधि संवहन कहलाती है। अर्थात जब कोई मटेरियल ऐसा है जिसका टेम्परेचर अधिक हो गया तो वो अपनी जगह छोड़ देता है, और नॉर्मल टेम्परेचर वाला कम टेम्परेचर वाला मटेरियल उसकी स्थान ले लेता है गर्म होने के लिए। तो यही संवहन कहलाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अपने बुक में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म नहीं हो जाता। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहा जाता है। यही बात हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, और धुआं जो होता है वो किस दिशा में जाता है। क्योंकि धुआं का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है तो वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ खास आपको बताया नहीं गया। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि स्थल समीर और समुद्री समीर क्या होता है। यानी कि जब दिन के समय जो है समुद्र का जल जो है सूर्य के टेम्परेचर से गर्म होता है तो क्या होता है कि वायु जो होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती रहती है, तो स्थल की ओर जो है गर्मी महसूस होती है। इसके विपरीत शाम के समय या रात के समय क्या होता है कि जो थल वाला स्थान है वहाँ से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तो इसी को ही समुद्री समीर और थल समीर कहा जाता है। कुछ इस तरह कुछ खास यहाँ पर नहीं बताया गया। और यहाँ पर कुछ और बात बताई गई है विकिरण के विषय में। विकिरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि संवहन और चालन की क्रिया होने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विकिरण की क्रिया होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आगे देखते हैं हम लोग, चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वायु हो, जल हो, तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग ठंड के मौसम में इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या किसी माध्यम से आपको गर्माहट महसूस होती है क्या? नहीं। टेम्परेचर एक विकिरण के माध्यम से हमारे शरीर में महसूस होती है। हम लोग आग के पास बैठते हैं आग जला करके, तो क्या हम लोग डायरेक्टली आग को छूते हैं क्या? नहीं। आग से टेम्परेचर हमको विकिरण के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ज्वाला से हटाकर ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्योंकि डायरेक्टली आपको हीट स्ट्रोक ना हो, गर्मी महसूस ना हो, सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो सर्दियों में और गर्मियों में हमारे वस्त्रों के पहनने के प्रकार के बारे में हम लोग क्लास के शुरुआत में ही हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ही न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध हो गई है। उसका एक वो भी देख दिया गया है, आपको जानकारी भी बता दी गई है। आपने क्या सीखा, एक शॉर्ट समरी हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यदि हमें एग्जैक्ट किसी वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना है तो हम अपनी स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु को टच करके नहीं ज्ञात कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप होती है। अगला पॉइंट ये दिया गया है, तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। अगला पॉइंट, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और आगे पॉइंट दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आगे कुछ पॉइंट दिया गया है, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये है चालन, संवहन तथा विकिरण। अगला पॉइंट, ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संवहन और चालन के लिए ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। अगला पॉइंट, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। अगला पॉइंट, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, यानी ट्रैप होती है, जिसके माध्यम से जो वायु होती है न तो अंदर प्रवेश कर सकती है बाहर की वायु, और न ही अंदर की वायु बाहर की ओर जा सकती है। यानी वायु जो होती है बीच में ट्रैप होती है, फंसी होती है, अर्थात ये रुद्धोष्म प्रक्रम का कार्य करती है, रुद्धोष्म प्रक्रिया का कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये टेम्परेचर वाला जो चैप्टर था, जिसका हिंदी ऊष्मा हम कह सकते हैं, ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर के 10 तक सारे चैप्टर्स को बड़ी आसान भाषा में कवर किया जाएगा। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं और आप लोग एनसीईआरटी बुक की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक की पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे टीईटी है, सीटीईटी है, ठीक है, और अदर टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं उसकी तैयारी अगर आप लोग करते हैं, एनवीएस है, केवीएस है, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही अनिवार्य है आपको पढ़ने के लिए। तो आप लोग जब आप बेसिक से पूरा एनसीईआरटी को पढ़े रहेंगे तो आपको एडवांस लेवल में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ लिए। अपने एग्ज़ाम की तैयारी एनसीईआरटी बुक से जब आप करेंगे तो एक ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होगा, और आप लोग जब इससे तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर ये जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है, यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग बेशक यहाँ से अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए। इसी आशा के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।